हेलो गाइस, मेरा नाम है राफ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के संविधान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काम कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसे क्रिटिकल केस आ चुके थे जिसमें मुझे ज़्यादा ही कुछ मेहनत करना पड़ रहा था। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसमें से समय निकाल के मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ रेगुलरली। मैं उम्मीद करूँगा कि इससे अब कुछ समय निकाल के मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। आज मैं आपको संविधान के फर्स्ट चैप्टर यानी कि इसे यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बताने वाला हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि यूनियन एंड टेरिटरी में बताया गया है कि एक नए स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नए स्टेट का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है, तो उसका संविधान में किस चैप्टर में वर्णन किया गया है, तो आप आग बंद करके चैप्टर 1 के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इसे न्यू स्टेट्स का निर्माण कैसे और कौन कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करेंगे। और जब हम भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रेम्बल्स यानी कि उद्देश्य का निकल के आता है, और प्रेम्बल्स के बारे में आप सबको मालूम होगा और आपको मालूम भी होना चाहिए, लेकिन आज इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। प्रेम्बल्स की 4 मेन फैक्टर्स है जो आपको मालूम होने चाहिए, यानी कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी कि न्याय का आधार क्या होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर आपको न्याय मिलना चाहिए। और उसके बाद इकोनॉमिकल, यानी कि अगर आर्थिक न्याय आपको मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय से मतलब है कि अगर जब आप मेहनत करते हैं तो आपको अपनी मेहनत के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। और पॉलिटिकल, राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है वो आपके हित में काम करने चाहिए, वो आपसे बेईमानी नहीं कर सकते हैं, वो पूरी ईमानदारी के साथ उनको काम करना है। ये हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसीलिए जस्टिस अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिटेल्स के बारे में बताया गया है। लिबर्टी के बारे में बताया गया है कि किस चीज़ की आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है, आपने खुल के सोचने का आपको आज़ादी है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। आपकी सोच में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक्सप्रेशन, आप अपने बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ये आज़ादी आपको संविधान देता है। लिबर्टी आपको आज़ादी देता है। फेथ, बिलीव एंड वर्शिप, विश्वास करने की आज़ादी देता है। फेथ एंड वर्शिप, आपको भगवान पर भरोसा करने का अधिकार आपको संविधान देता है। आपको अपने धर्म में पूरी आज़ादी के साथ उस भगवान की आराधना, भक्ति और अध्यात्म से जोड़ने का अधिकार देता है। कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप इस भगवान की पूजा करो, उस भगवान की पूजा नहीं करो। ये आज़ादी आपको हमारा संविधान देता है। उसके बाद फर्टिनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हर एक इंसान का जो आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है वो हर भारतवासी को है। इसीलिए इसमें उसका वर्णन किया गया है, जो एकता और अखंडता भारत को महान बनाता है। इसीलिए इस संविधान का निर्माण हो गया है। इसमें प्रेमल में लिखा गया है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के बारे में, यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लेकिन उससे पहले मैं एक रियल स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी और मेरी फ्रेंडशिप के बारे में है। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही मेरे दिल के करीब है। मैं उसका दोस्त, वो मेरा दोस्त, और उस दोस्ती के बीच में और कुछ नहीं है। उसका नाम हम लोग PB करके बुलाते हैं उसको, PB, जिसमें B का मतलब है भार्गव, P का मतलब मैं अभी आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ, और उसको कुछ ही लोग जानते हैं। उसके नाम को, पूरे नाम को, बहुत अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट है, और चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कितनी भी परेशानी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग की दोस्ती इतनी पक्की है, और दोस्ती का मतलब ही यही होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी घबराता नहीं है। और हम इस फ्रेंडशिप की स्टोरी काफ़ी यूनिक है, जो आपको सुनने में काफ़ी मज़ेदार लगने वाला है। तो ये हमारी फ्रेंडशिप की बिगनिंग है, और इस पूरी फ्रेंडशिप की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। लेकिन इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और साथ में हमारी पढ़ाई लिखाई भी चलती रहेगी।
दोस्तों मैं हूँ एक एडवोकेट। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एक एडवोकेट बन रहे हैं, तो आपको सोशल से लेके इकोनॉमिकल से लेके पॉलिटिकल से लेके सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तब आप एक परफेक्ट एडवोकेट लॉयर बन पाएंगे। क्योंकि जब आप एक डॉक्टर की बात करते हैं तो उसको सिर्फ मानव शरीर, उसके अंगों के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसके खान पान के बारे में, पेशेंट के सोच के बारे में ही बताया जाता है और वहीं तक वो सीमित हो जाता है। लेकिन जब आप एक एडवोकेट बन जाएंगे तो दुनिया की हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और ज़िंदगी भर पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और पढ़ने में मज़ा आता है, जितनी चीज़ों को आप जानेंगे, कमाएंगे भी और आपके पास नॉलेज भी इकट्ठा होता रहेगा और मज़ा भी आता रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये फील्ड जब आप एक लॉयर बनते हैं तो। इसीलिए इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बने रहिए मेरे इस चैनल पे और मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडिंग फैक्ट्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो अब बात करते हैं कि एक लॉयर बहुत आम नहीं होता है, बहुत ख़ास होता है, लेकिन आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। जब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें नेम एंड टेरिटरीज ऑफ यूनियन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारत का निर्माण कैसे हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों के समूह और यूनियन यानी कि संघ को मिलाकर हमारा राष्ट्र बनाया गया है, इसको हम इंडिया कहते हैं। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत या इंडिया का नामकरण यहाँ पर हो चुका है। और भारत कैसे बना है, छोटे छोटे राज्यों और यूनियन संघ से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछें कि भारत कैसे बना हुआ है तो आपको बताना है कि भारत बहुत सारे राज्यों को मिलाकर और छोटे बड़े यूनियन टेरिटरीज यानी संघ को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है, जिसे हम इंडिया या भारत कहते हैं, इंडिया दैट इज भारत। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है, पहले ही आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत का नामकरण यहाँ हो चुका है और कैसे बना है। दूसरे पार्ट में दूसरा इसमें पॉइंट मेंशन किया है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। और जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज है यानी कि संघ है, उसको कहाँ मेंशन किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसके कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल्स है, और उससे फर्स्ट शेड्यूल में इसमें जितने भी स्टेट्स है उसको मेंशन किया। तो अब तीसरे पॉइंट पर आर्टिकल 1 के तीसरे पॉइंट में मेंशन किया गया है कि टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल बी कंप्रोमाइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों के राज्य क्षेत्र इसमें इंक्लूड है। उसके बाद द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल्ड एंड, इसमें जो यूनियन टेरिटरीज है, जो संघ है, उसको कहाँ मेंशन किया गया है, तो उसको भी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है। एंड थर्ड पॉइंट में मेंशन किया गया है सच अदर टेरिटरीज में भी एक्वायर्ड। मान लीजिए कि जो अभी स्टेट्स हैं फ्यूचर में उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ अन्य अगल बगल के पड़ोसी देश आके कहे कि भैया हमको भी अपने देश में शामिल कर लो, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्वायर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसको एक नया नाम देके अपने देश में सम्मिलित करेंगे, मानचित्र में बदलाव होगा, हमारा नया स्टेट बनेगा। उसकी व्यवस्था पहले से हमारे संविधान में कर दी गई है, जिसके कारण हम एक नए स्टेट्स के निर्माण कर सकते हैं। और इसके बारे में और जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम उसको बनाएंगे, कौन बनाएगा, किसको अधिकार है नए स्टेट्स के बनाने का। तो फर्स्ट आर्टिकल में आपको नामकरण हो गया, कैसे भारत बना है उसके बारे में बताया गया है, जो स्टेट्स है उसको कहाँ मेंशन किया गया है, और जो यूनियन टेरिटरीज है उसको कहाँ मेंशन किया गया है। हम किसी भूभाग को एक्वायर करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पड़ोसी देश से, अगर पाकिस्तान की जो गरीबी है, खास्ता हाली है, गधे बेच के अपना जीवन गुजर कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने देश को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे, तो वो कहेंगे कि चलो बड़े भैया के पास वहाँ जाके कुछ व्यवस्था करते हैं, अब हमसे तो संभल नहीं रहा है, कब तक कर्जा ले लेके जीते रहेंगे। तो हमारे देश क्या करेगा, उसको एक्वायर्ड करेगा, उससे सहमति लेगा, वो अपना सहमति देगा, और उसके बाद उसमें जो स्टेट्स हैं, छोटे बड़े स्टेट्स हैं, उसको मिला के एक नए स्टेट्स का निर्माण करेंगे। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उसको उसी तरह फिर नया नाम देंगे या फिर उसको एज यूजुअल रहने देंगे, और उसके बाद उसको एक्वायर्ड करके अपने देश में मिलाएंगे, और तब एक बड़ा देश बन के तैयार होगा जो अखंड भारत की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो ये व्यवस्था पहले से हमारे देश के संविधान में कर दिया गया है कि आप अगर आएंगे तो कान की टपली मार के ठीक कर देंगे, ला देंगे।
तो ये है फर्स्ट आर्टिकल के बारे में। और सेकेंड आर्टिकल में ये बताया गया है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना कौन करेगा? हमारा पार्लियामेंट। हम जब किसी नए स्टेट्स का निर्माण करेंगे तो आखिर वो करेगा कौन? वर्णन तो आर्टिकल 1 में कर दिया गया है कि इसे हम एक्वायर करके नए स्टेट बना सकते हैं, लेकिन बनाएगा कौन? तो उसका अधिकार हमारे पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट को जो हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जो हमारे मेंबर उसमें बैठते हैं, वो मिलकर पार्लियामेंट बनाती है, जिसको अधिकार है कि आप किसी स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं, उसको अस्तित्व में ला सकते हैं। और यहाँ पर बताया गया है, आपको हिंदी में पढ़ के मैं समझा रहा हूँ। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। पार्लियामेंट को पावर दिए गए हैं कि आप नए स्टेट्स को एक्वायर कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट्स। मान लीजिए कि कोई स्टेट्स है और उसको जो है नया स्टेट्स डिवाइड करके बनाना है, तो ये इसमें फॉर्मेशन और अल्टरेशन के इसमें बात की गई है। तो आर्टिकल नंबर 3 हमको ये बताता है, इसमें 2 पार्ट्स है दोस्तों, बहुत गहराई से समझिएगा कि अगर हम किसी एक स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 नए राज्य बना सकते हैं, इसमें आर्टिकल नंबर 3 में ये बताया गया है। और आगे बताया गया है कि सेपरेट, यहाँ बताया गया है फ्रॉम अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। जो स्टेट्स के डिवाइड करके 2 जो है टेरिटरी, उसके सीमाएं निर्धारित करके 2 नए स्टेट बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग, और 2 स्टेट्स है उसको मिला के एक नए स्टेट्स का निर्माण किया जा सकता है, नया नाम दिया जा सकता है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग पार्ट्स, जैसे 2 स्टेट्स हैं और उसके कुछ पार्ट इस स्टेट से लेके कुछ पार्ट उस स्टेट से लेके भी एक नए स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। एंड उसके बाद बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी ऑफ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, अगर मान लीजिए कोई यूनियन है, संघ है, ठीक है, और उसके बाद किसी स्टेट के कुछ पार्ट को लेकर, कुछ यूनियन के पार्ट्स को लेकर भी एक नए स्टेट का निर्माण किया जा सकता है। ये इसमें आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया। उसके बाद अल्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि किसी स्टेट्स के एरिया को हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, या फिर उसकी बाउंड्री को थोड़ा सा इधर उधर करके आप फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद किसी स्टेट के नाम को आप बदल कर सकते हैं। ये बात अलग है कि जिस स्टेट्स के आप नाम बदलेंगे उस स्टेट के में भी आपको सपोर्ट या परमिशन मिलना, जिसमें मेंशन जरूरी किया गया है। लेकिन ये सारी काम कौन करेगी? हमारी पार्लियामेंट करेगी। हमारी पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर दी गई है जो ये सारे काम कर सकती है। उसमें जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर होंगे सबका समर्थन मिलेगा, तब जाके ये सारी चीज़ें इफेक्ट में आएंगी। अब आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है कि लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, अगर हम 2 और 3 को यूज़ करके कुछ निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? तो उसका इफेक्ट मिलेगा, देखने को मिलेगा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन के अनुपूरक होंगे। तो मैं आपको इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 का जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? पार्लियामेंट क्या करेगी? नए स्टेट का निर्माण करेगी। और इसमें आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा था कि जो भी राज्य हैं वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल फर्स्ट में। जितने भी संघ है वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल फर्स्ट है एंड फर्स्ट में। तो अगर मान लीजिए कि नए स्टेट का निर्माण होगा तो उस शेड्यूल में भी चेंजेस करने को मिलेगी। तो वो चीज़ें इसमें मेंशन करके बताई गई है कि अगर आप आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के यूज़ करते हुए कुछ अगर एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में देखने को मिल जाएगा। तो ये उसी के साइमल्टेनियसली यानी कि संपूरक है, अनुपूरक या संपूरक, जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन एक बात और इसमें मेंशन किया गया है कि नो सच लॉ एज एनफोर्स्ड शैल बी डीम्ड टू एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 368 है उसमें किसी तरह का आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसमें इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। मात्र 4 चीज़ें आपको समझनी है फर्स्ट चैप्टर में, पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट अध्याय में, यानी कि भारत के संविधान के फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहले अध्याय में आपको सिर्फ 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। जिसमें पहले आर्टिकल में बताया गया है कि भारत का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ है, और किसी
राज्य के एक्वायर्ड करके हम नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है कि कैसे आप जब किसी स्टेट का निर्माण करते हैं तो उसका अधिकार किसके पास है। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 2 में पार्लियामेंट को ये अधिकार प्राप्त है कि आप किसी स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 3 ये बताता है कि कैसे आप स्टेट्स का निर्माण कर सकते हैं और उसमें अल्ट्रेशन कर सकते हैं। और चौथा कि अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में आप इसको यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट्स आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। और उसमें आर्टिकल नंबर 4 को यूज़ करके उसको अमेंडेड कर सकते हैं, यानी कि सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और उसके बाद कौन सा आर्टिकल उसमें इफेक्ट में नहीं आएगा। तो ये 4 आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि यूनियन एंड टेरिटरी में। मुझे उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और भी मज़ा आने वाला है। और जो भी हम पढ़ेंगे उसको ऐसे पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी भी भूल नहीं पाए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आ रहा हूँ उसमें मुझे तो ज्ञान का वर्धन हो रहा है, साथ ही साथ मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ साथ आपका भी ज्ञान वर्धन होता रहे और साथ में हम लोग मिल के आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारे साथ साथ हमारे देश की भी तरक्की होती है। नए सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ हम इस वीडियो को बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इट्स अमेजिंग टाइम। क्योंकि समय बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य समय को हमें ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए और औरों तक शेयर कीजिए। अगर आप और भी विस्तारपूर्वक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके लिए और भी डिस्क्रिप्शन रिलेटेड और भी मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस को कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसके लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर जो अगला अध्याय है वो है नागरिकता बारे में अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।